हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRJ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRJ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 7 विषय सामाजिक विषय का वार्षिक परीक्षा 2024 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सभी विकल्प छांट करके लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आंतरिक क्रोड, दूसरा ऑप्शन है मेंटल, तीसरा ऑप्शन है भूपर्पटी और चौथा ऑप्शन है बाह्य क्रोड। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, बिल्कुल सही है, भूपर्पटी। और उसको हम बोलते हैं सियाल सीमा। पृथ्वी की 3 परतें होती है, सियाल SIL, सीमा SIMA और निफे NIFE। यानी जो पहली परत होती है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। दूसरा होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तीसरा होता है आपका जो सेंटर का होता है उसमें निकिल और फेरस यानी कि आयरन पाया जाता है। तो इसको इसीलिए सियाल सीमा निफे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वलित पर्वत है। पहला ऑप्शन है वेसुवियस, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है हिमालय और चौथा ऑप्शन है वासजस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, बिल्कुल सही है, हिमालय। हिमालय आपका एक वलित पर्वत है, यानी कि एक युवा पर्वत है इसको कहते हैं, और इसकी अभी वृद्धि और इसकी मतलब ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला ऑप्शन है फ्यूजियामा जो कि जापान का है, दूसरा है क्राकोटोवा, तीसरा ऑप्शन है पोपा और चौथा है एटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, बिल्कुल सही है, एटना। एटना कहाँ का? इटली का, और इसमें हमेशा उद्गार होता ही रहता है ज्वालामुखी के अंतर्गत, हमेशा यहाँ पे ये लावा बाहर निकलता रहता है। प्रश्न नंबर 4 है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एटना को, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉम्बेली, तीसरा है वेसुवियस, चौथा है फ्यूजिमा। ये जितने भी दे रखे हैं सबके यहाँ ज्वालामुखी हैं। और भूमध्य सागर यानी भूमध्य सागर में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, उसको हम बोलते हैं वेसुवियस। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। अधिकतर भूकंप किस महासागर के दोनों तटों पर आते हैं? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर। ध्यान में रखेंगे प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है, और ये मैरियाना ट्रेंच जो आपका पाया जाता है, ट्रेंच मतलब गर्त होता है, ठीक है। तो मैरियाना जो गर्त है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो आपका भूमध्य प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, और इसी में सबसे अधिक भूकंप ही इसी में आते हैं। इसलिए दोनों तटों पे सबसे अधिक भूकंप किस में आता है? वो प्रशांत महासागर में आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और मैरियाना ट्रेंच कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो उसको भी ध्यान रखेंगे, मैरियाना गर्त उसको कहते हैं। ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी प्रशांत महासागर में। प्रश्न नंबर 6 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन दे रखा है 1526, दूसरा है 1556, तीसरा है 1191 और चौथा है 1192। प्रथम की बात करता है तो हो जाएगा 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, बिल्कुल सही है, वास्तविक संस्थापक पूछा गया था इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 8वां है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, चौथा ऑप्शन है पंडित नेहरू। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। या अगर स्थायी सदस्य अध्यक्ष पूछता है तब भी है, अस्थायी अगर पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है,
दूसरा होता है 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, यानी दो दो दिन का यहाँ पे गैप था। 3 बैठकें होती है। पहले बैठक में स्थायी सदस्य बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे में स्थायी सदस्य बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे में सभा की पूरी गठन होता है जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष। तो लोकसभा की बात किया जाए तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। इस समय लोकसभा के चुनाव की बात भी चल रही है, चुनाव होने वाले हैं जल्दी से जल्द, और ये जब भी कोई यहाँ से चुनकर जाता है तो उसकी कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। पहला ऑप्शन है हुमायूं ने, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने, तीसरा ऑप्शन अकबर ने, चौथा ऑप्शन है खुसरो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह यानी कि अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर ने कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में उसका भी निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बात होती है और इसके उत्तर आपको 1 शब्दों में लिखने होते हैं, और यहाँ पे 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा। प्रश्न नंबर पहला है, सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? ध्यान में रखेंगे जो सवाना प्रदेश होता है वहाँ पे वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। किसमें होती है? ग्रीष्म ऋतुओं में होती है। अगला प्रश्न है, ज्वारभाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वारभाटा जो समुद्र की लहरें आती हैं उठ करके, और जब उसको ज्वार कहते हैं और जब रिटर्न होकर जाती है उसको भाटा कहते हैं। और ये समुद्र की लहरें को उठने का तात्पर्य कैसे होता है, क्या कारण होता है? तो जो चंद्रमा है और सूर्य है, चंद्रमा और सूर्य, ध्यान में रखेंगे पृथ्वी नहीं रहेगा, चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके कारण होता है? चंद्रमा और किसके बीच में? सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्या आता है? ज्वार और भाटा आता है। और समुद्र की लहरों को आना इसको हम ज्वार कहते हैं और रिटर्न होकर जाना उसको हम भाटा कहते हैं। और ये महीने में 2 बार ऐसा होता ही है। पवन कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान में रखेंगे उसे तो जनरली 2 प्रकार की होती है, एक स्थलीय पवन होती है, दूसरी क्या होती है? समुद्री पवन। स्थलीय समीर कहते हैं और समुद्री समीर इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? उससे तो अनेकों गैसें पाई जाती हैं। फिलहाल जो हम बात करते हैं मेन हमारी कौन सी है? नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन N2O, नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन आता है O2 जिसको कहते हैं, इसका परसेंटेज होता है 20.0 समथिंग होता है, लेकिन उसको हम 21% मानते हैं। तीसरा आपका होता है आर्गन, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पे पूछा गया है, ये होता है 0.03%। इस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट था नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पोर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे इन गैसों के नाम आप लिख सकते थे और कितने परसेंटेज है उसको कोई यहाँ पे दर्शा सकते थे। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। तो ध्यान रखेंगे सबको पता है तानसेन के बारे में, ये अकबर के दरबार में थे। तानसेन मुगल कालीन के एक प्रसिद्ध गायक थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के नवरत्नों में ये भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी कल ही 14 अप्रैल था और 14 अप्रैल के दिन आपको ध्यान होगा 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मनाई गई है, 133वीं जयंती। और इन्होंने यही थे संविधान सभा प्रारूप के समिति के अध्यक्ष, इसलिए ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो कानून की बात करते हैं तो ये न्यायपालिका के द्वारा लागू। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? उससे पहले आपको ध्यान रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में
इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ध्यान में रखेंगे 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद पानीपत का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जिसमें हेमू और अकबर के बीच युद्ध होता है और उसमें अकबर 13 साल की उम्र में होता है और उसमें बैरम खां के संरक्षण में अकबर की विजय होती है और हेमू की पराजय होती है। तो उसमें पूछा क्या गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध किसके मध्य हुआ। ध्यान में रखेंगे हेमू और अकबर के मध्य। जिस हेमू का पूरा नाम था हेमचंद विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ध्यान में रखेंगे रायगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में। और यहीं पर इन्हें छत्रपति के नाम से भी जाना गया, यानी कि छत्रपति की उपाधि इनको हासिल हुई। छत्रपति शिवाजी कहलाए। रायगढ़, ध्यान रखेंगे रायगढ़। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसमें आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राज्यसभा का जो सभापति हैं यानी कि उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको अधिकतम 35 शब्दों में लिखने होंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ध्यान में रखेंगे तो इनमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, साथ ही साथ राज्यसभा की विधायकगण होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी से निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप किसी भी देश में नागरिक बनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अधिकार मिलते हैं जो आपके वहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में आपको कॉपी में लिखाएगा, वहाँ से नोट कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ का स्थापत्य कला निर्माण के लिए याद किया जाता है, उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है शाहजहाँ ने कई स्थापत्य कलाओं का निर्माण कराया है, जैसे कि आपको पता सबसे इम्पोर्टेंट है आगरा का ताजमहल, उसके बाद दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब शाहजहाँ ने ही इसका निर्माण कराया था, इसलिए स्थापत्य कला के लिए शाहजहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तृतीय लड़ाई क्यों हुई थी। पानीपत की तृतीय लड़ाई की बात करते हैं, ये 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी और जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो मौसम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, कालीन होता है, जबकि आपको पता है जलवायु क्या होता है, ये विस्तृत होता है, यानी कि पूरे साल तक चल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में लिखने होंगे। सुनामी क्या है तथा यह तरंग किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, सुनामी की बात करते हैं तो ये सुनामी जापान का शब्द होता है, आपको पता है, और ये हमेशा समुद्र के में आता रहता है, यानी ऊंची ऊंची लहरों को उठना, और किसके कारण होता है, और क्योंकि पृथ्वी जब समुद्र के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर समुद्र की गहराई में भूकंप आती है तो सुनामी आता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो न्यायपालिका क्यों जरूरी होता है, आपको न्याय कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको 75 शब्दों में लिखने थे। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पेपर पूछा गया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।